नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सल्तनत काल में, मध्यकालीन भारत का सल्तनत काल में। आज जो टॉपिक है वो हमारा है सैयद वंश और लोधी वंश। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश जो हमारा कंप्लीट हो चुका था। नसरुद्दीन जो तुगलक था वो अंतिम शासक था, ठीक है। और खिज्र खां के द्वारा उसको पराजित, तैमूर लंग के द्वारा उसे पराजित कर दिया जाता है। और तैमूर लंग का जो सेनापति था खिज्र खां, उसको तैमूर लंग जब भारत से वापस आता है तो अपना जो राजपाट है लाहौर और यहाँ जो भी उसका जो साम्राज्य था उसको खिज्र खां पर दे जाता है। तो आज इसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं और कैसे सैयद वंश में कौन से इंपोर्टेंट शासक है। उसके बाद जो है लोधी वंश का कैसे उत्पत्ति हुई और लोधी वंश के बाद कैसे उसका पतन होता है दिल्ली सल्तनत का, और उस पर जो है पूरा मुगल साम्राज्य का आगमन हो जाता है। तो इसी के बाद बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, तो बात करें यहाँ पर सैयद वंश के बारे में। तो सैयद वंश का जो शासनकाल है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। और इसके संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक यहाँ पर खिज्र खां। खिज्र खां दिल्ली में जितने भी शासक हैं वो सुल्तान की उपाधि धारण कर राजगद्दी बैठे, लेकिन खिज्र खां क्या है, रैयत आला की उपाधि लेकर राजगद्दी पर बैठता है। तो खिज्र खां को जो उपाधि थी रैयत आला। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था और यह मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का जो राज्य था उसको जब भारत से वापस गया तैमूर लंग तो इसको यहाँ पर दे गया था। और इसके तैमूर लंग का जो पुत्र था शाहरुख, तैमूर लंग का पुत्र शाहरुख था, उसको नियमित रूप से खिज्र खां नियमित रूप से उसको कर जो टैक्स से दिया करता था। निश्चित रूप से जितना उसका तय हुआ था कर था वो तैमूर लंग के बेटे को शाहरुख शाह को वहाँ पर शाहरुख को भेजा करता था। इसके बाद खिज्र खां की जो मृत्यु हो जाती है वो मृत्यु यहाँ की इसकी 1421 ईस्वी में यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, यानी 20 मई 1421 को इसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। ज्यादा समय तक ये यहाँ पर शासन नहीं किया, मात्र 7 वर्ष इसने यहाँ पर शासन किया सैयद वंश का जो उत्पत्ति संस्थापक था इसके तौर पर। लेकिन इसके बाद उसका पुत्र आता है, वो आता है मुबारक खान। मुबारक खान इसका पुत्र था और मुबारक खान को उपाधि यहाँ पर शाह की उपाधि इसको मिली हुई थी। शाह की उपाधि धारण करके ये राजगद्दी पर बैठा और मुबारक शाह ने एक संरक्षण प्रदान किया किसको, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को उसने अपना संरक्षण दिया। और इसकी जो पुस्तक है तारीख मुबारक शाही में ही सैयद वंश की जो है जानकारी मिलती है। अब इसने मुबारक खान ने यमुना के किनारे एक मुबारकाबाद जो है शहर बसाया, ठीक है। तो दिल्ली में जो मुबारकाबाद शहर है आपको पता होगा, और ना तो सर्च कर सकते हैं कि यानी कि मुबारक जो शहर है वो किसके द्वारा बनाया गया है, वो यहाँ पर मुबारक खान के द्वारा पर बनाया गया है। तो और बात करें सैयद वंश का अंतिम संस्थापक था, तो अंतिम संस्थापक की बात करें तो इसका अंतिम संस्थापक यहाँ पर अलाउद्दीन आलम शाह आता है। और ये भी ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाता है और ये भी यहाँ से हट जाता है। तो इसके बाद जो उत्पत्ति होती है वो होती है यहाँ पर लोधी वंश की, ठीक है। तो यहीं से जो क्वेश्चन है हमेशा पूछे जाते हैं, सैयद वंश से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके संस्थापक से पूछे जाएंगे, अंतिम शासक से पूछे जाएंगे। और जो मैंने आपको बताया है कि उपाधि किसको मिली थी, शाह की उपाधि यहाँ पर मुबारक खान को मिली हुई थी और रैयत आला की उपाधि यहाँ पर मिली हुई थी खिज्र खां को, ठीक है। तो खिज्र खां कौन था, सेनापति था किसका, तैमूर लंग का, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। पुस्तक पूछ लिया है तारीख मुबारक शाही किसकी है, वो किसकी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी की यहाँ पर एक किताब है, इसमें जानकारी मिलती है सैयद वंश की। तो ये हो गई यहाँ पर। इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है यहाँ पर लोधी वंश। तो लोधी वंश का शासनकाल यहाँ पर 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहता है। तो ये भी ज्यादा समय तक यहाँ पर शासनकाल नहीं रहता है। इसी के बाद जैसे ही यहाँ पर
संस्थापक की बात करें, संस्थापक यहाँ पर बहलोल लोदी आता है, और बहलोल लोदी के आने से ही दिल्ली में अफगान शासकों का राज हो जाता है। अफगान शासक था बहलोल लोदी, ठीक है। अब यह उपाधि धारण करके बैठता है 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को उपाधि धारण करता है बहलोल शाहगाजी। बहलोल शाहगाजी की उपाधि धारण कर ये दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। कौन? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने यहाँ पर सिक्के चलाए, बहलोल सिक्के, अपने ही नाम पर अपने नाम के सिक्के चलाए, बहलोल सिक्कों चलाए इसने। अब इसके बाद इसने अपने सरदारों को, जो इसके सरदार थे, उनको एक नाम से बुलाया करता था जिसको कहते थे मकसद अली। मकसद अली सरदारों को कहकर ये बुलाया करता था। और अपने सरदारों की जैसे इसकी खासियत थी, जैसे इसके सरदार खड़े हुआ रहते थे, तो ये भी खड़ा रहता था। जहां भी इसके सरदार राज दरबारों कहीं भी खड़े रहते थे तो ये भी हमेशा खड़ा रहता था। तो ये इसकी यहाँ पर खासियत थी। इसके बाद इसका पुत्र था निजाम खान। इसके बाद इसका पुत्र बैठता निजाम खान, और निजाम खान 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर राजगद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो बात करें 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी आगरा शहर की यहाँ पर स्थापना कराता है, यानी कि सुल्तान सिकंदर शाह को सिकंदर लोदी कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद 1504 ईस्वी में यहाँ पर सिकंदर शाह ने क्या किया? आगरा शहर का निर्माण करा दिया, और भूमि के लिए मापन प्रणाली, भूमि को नापने की मापन प्रणाली, जिसको कहते थे गजे सिकंदरी का इसने प्रचलन किया भूमि मापने के लिए। और इसके बाद गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी ही क्या है? गुरमुखी शीर्षक जो लिखने वाला था फारसी में। इसके बाद इसने आगरा को की नई राजधानी बनाई, ठीक है। पुत्र कौन था यहाँ पर? बहलोल लोदी का निजाम खान। निजाम खान के बाद कौन आया? सिकंदर लोदी, ठीक है। और सिकंदर लोदी के बाद जो शासक आएगा उसके बारे में बात करेंगे। एक शासक हो गया बहलोल लोदी, दूसरा निजाम खान, तीसरा सिकंदर लोदी, चौथा जो आएगा वो आएगा पर इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो वो भी देखेंगे। तो जो आगरा को राजधानी बनाया था, अपनी नई राजधानी, जब उसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया, नया नवीन निर्माण कराया, तो उसी के बाद इसने आगरा को अपनी राजधानी यहाँ पर घोषित कर दिया। और इसके बाद सिकंदर लोदी ने क्या किया? जो नगरकोट में ज्वालामुखी मंदिर की जो मूर्ति है उनको तोड़वाकर इसने कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए यहाँ पर दे दिया था। तो इसकी ये कहते थे, ठीक है, हिंदू मूर्तियों को तोड़वाना इसके मंदिरों में शुरू से चला रहा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हिंदू मूर्ति तोड़वा कर मांस तोड़ने के लिए कसाईयों को दे दिया था। इसके बाद इसने क्या किया? मुसलमानों को ताजिया निकालने में प्रतिबंध लगा दिया, और मुसलमान स्त्रियों को पीरों के पास और संतों के पास मजार में जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसने ये भी काम किया। और कुछ समय बाद गले की बीमारी के चलते इसकी मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। जब इसकी मृत्यु होती है, इसके बाद इसका जो पुत्र आता है वो इब्राहिम लोदी। सुना होगा इब्राहिम लोदी, यही इंपोर्टेंट है। पानीपत की लड़ाई में भी बाबर से जो युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोदी का ही युद्ध हुआ था। तो इब्राहिम लोदी को यहाँ पर इब्राहिम शाह कहते हैं। इसने उपाधि धारण करके इब्राहिम शाह की उपाधि धारण करके ये राजगद्दी पर बैठता है। और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में ये बाबर के द्वारा पराजित हो जाता है। इससे पहले इसके काफी सारे युद्ध हुए, जिसने मेवाड़ राजपूताना पर भी आक्रमण किया था। उस समय शासक राणा सांगा थे। तो राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कई महीनों तक बंदी बना रखा था, और उसके बाद कई बार इसको छोड़ दिया था और कई बार पराजित भी किया था। लेकिन उसके पश्चात इसके बाबर का आक्रमण होता है और बाबर इसे पराजित कर देता है, ठीक है। राणा सांगा के द्वारा इसे पराजित किया गया था, कई बार बंदी भी बनाया गया था, लेकिन बाबर के द्वारा इसको पराजित किया गया।
तो किसी बाबर को यहाँ पर आमंत्रित करने वाले शासक थे। यहाँ पर पंजाब का एक शासक था दौलत खान लोधी, और इसका चाचा था इब्राहिम लोधी का चाचा था आलम खान। इन दोनों के द्वारा बाबर को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है कि आइए और इब्राहिम लोधी को पराजित कीजिए। तो इनमें मकसद क्या था इनका मकसद था कि बाबर आकर आक्रमण करेगा और धन दौलत लूट यहाँ से वापस चला जाएगा, तो उसके बाद हम दिल्ली पर शासन करेंगे। तो लेकिन बाबर आया इस हिसाब से था, लेकिन जब उसने यहाँ पर देखा कि काफी सारा यहाँ पर धन दौलत है, उसको काफी सबको लूटा, तो ये यहीं पर रुक गया। तो इसीलिए कहते हैं कि बाबर ने यहाँ पर खजाने की जो काल को जो कोठरी थी वो यहाँ पर खोल दिया था। ठीक है, तो ये बाबर का यहाँ पर आगमन होता है, तो यहीं से क्या है मुगल साम्राज्य के यहाँ पर आगमन हो जाता है। तो अब इसके बाद यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है सल्तनत काल। इसके बाद हम जो स्वतंत्र राज्य हुए, जैसे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य और सूफी संत आंदोलन जो था, उसके बारे में इसके बाद डिस्कस करेंगे। उसी के बाद बात करेंगे यहाँ पर मुगल वंश के बारे में। ठीक है, अब इन 3 टॉपिकों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद पूरी डिटेल से कंप्लीट हो जाएगा मुगल काल। उसके बाद पढ़ेंगे राजपूत काल को, राजपूतों का वंश, राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूत वंश के बारे में यहाँ पर पूरी तरह डिस्कस करेंगे। इसी के चलते पूरा हमारा जो है मध्यकालीन भारत पूरा इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में कौन कौन से, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे कहाँ से शुरू हुआ, अंग्रेजों का आगमन थी, इसके बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बने रहिए। जय हिंद।